लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन में, तो हमने एक चीज नोटिस की, एक एम्बिग्यूटी नोटिस की। जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो बिना सोचे समझे स्नेल्स लॉ लगाओ, यू विल ऑलवेज गेट आंसर। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो बिना सोचे समझे स्नेल्स लॉ लगाओ, यू विल ऑलवेज गेट सम रिफ्लेक्टेड लाइट रे। बट जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो हमने देखा कि कुछ समय एंगल्स ऐसे हैं जिन पे हमें कोई एंगल मिलता ही नहीं है रिफ्लेक्टेड लाइट रे का, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिलती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। यानी रेयर से डेंसर अगर जा रही है लाइट रे, प्लीज इस लाइन को ही याद रखिएगा, बिना सोचे समझे स्नेल्स लॉ लगाओ, दिमाग ना लगाओ, बिना सोचे समझे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ और एंगल मिल जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाओ। लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो हो सकता है रिफ्रैक्टेड लाइट रे ना मिले, चेक करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टेड लाइट रे ना मिले, चेक करना पड़ेगा। ना मिले, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? आज हमें वो सीखना, चेक करना पड़ेगा। ये मैंने बात लास्ट क्लास में अपन ने सोची थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। कब? जब रेयर से डेंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, मेरा मस्त अपना स्नेल्स लॉ लगाओ, आंसर पाओ। लेकिन जब डेंसर से रेयर जाएगी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि लाइट रे उधर जाए भी कि ना जाए। तो अब क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही होती है, तो हमें पता है कि ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, हमें पता है कि θ1 हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं, क्योंकि θ1 तो हम भेज रहे हैं, तो यहां से भेज सकते हैं, यहां से भेज सकते हैं, यानी कि हम एंगल θ1 में तो हमारा कंट्रोल है, θ2 उसी हिसाब से होगा। तो हमें यह पता है कि म्यू आर साइन θ2 की वैल्यू बराबर म्यू डी साइन θ1 के बराबर आएगी। अब हमारे पास साइन θ2 की वैल्यू हमें मिलेगी म्यू डी बाई म्यू आर साइन θ1 के बराबर। अरे चेक करिए, म्यू डी बाई म्यू आर साइन θ1 के बराबर। अब हमें यह पता है कि θ2 हमें तभी मिलेगा जब साइन θ2 1 से छोटा हो। अगर साइन θ2 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है कोई θ2 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो θ2 कब मिल पाएगा हमें? θ2 हमें तब मिल पाएगा जब साइन θ2 1 या 1 से छोटा हो। यानी कि हमें यह पता है कि म्यू आर बाई म्यू डी साइन θ1 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 1 से, तभी हमें θ2 मिलेगा। क्योंकि θ2 मिलने का मतलब क्या है? θ2 एग्जिस्ट करता हो, θ2 एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? साइन θ2 की कुछ वैल्यू मिले। साइन θ2 हमेशा 1 से छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। पिछले सवाल में √2 आया तो मतलब गड़बड़ थी। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब है साइन θ1 छोटा होना चाहिए म्यू डी बाई म्यू आर से। अरे चेक करिए, साइन θ1 हमारे पास उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, उल्टा लिख दिया। म्यू डी, ये म्यू आर, ये म्यू आर, ये म्यू डी। साइन θ1 छोटा होना चाहिए म्यू आर बाई म्यू डी से, पक्का ये होना चाहिए। साइन θ1 छोटा होना चाहिए म्यू आर बाई म्यू डी से, यानी कि θ1 छोटा होना चाहिए साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी से। इस नंबर को ये छोटा होना चाहिए। इस नंबर को हमने एक नया नाम दिया आज से, क्रिटिकल एंगल। क्या? साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। तो हमने क्या डिफाइन किया, अब हम ध्यान से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी बाउंड्री में 3 बातें लिखिए। नंबर 1, एट एनी बाउंड्री एक नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल एंगल θc इज डिफाइंड एज साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। कभी बाउंड्री होगी क्रिटिकल एंगल डिफाइन होगा। पॉइंट नंबर 1 पक्का? एट एनी बाउंड्री θc is sin inverse mu r by mu d. Point number 2,
रेयर टू डेंसर अगर लाइट रे जा रही हो सवाल में, रेयर टू डेंसर लाइट रे जा रही हो सवाल में, तो रिफ्रेक्टेड लाइट हमेशा मिलेगी, रिफ्रेक्टेड लाइट हमेशा मिलेगी, विल ऑलवेज बी देयर, विल ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज बी देयर, हमेशा मिलेगी। अप्लाई स्नेल्स लॉ, कहां जाएगी? स्नेल्स लॉ लगाओ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगाओ, काम मिलेगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा, सही है यहां तक? नंबर 3, बस इतनी बातें याद रखनी है, बस पूरे रिफ्लेक्शन में इतनी बातें याद रखनी है। रेयर से डेंसर जाएगी तो बिना डरे स्नेल्स लॉ लगाओ, लाइट रे मिलेगी। लेकिन अगर डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो तुरंत दिमाग में चेक आना चाहिए, चेक। कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर आ रही है तो आपका दिमाग में तुरंत एक शब्द आना चाहिए, चेक। चेक करना पड़ेगा क्या? चेक करना पड़ेगा हमें कि क्रिटिकल एंगल को तुरंत निकालना पड़ेगा। पहले सबसे पहला क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में जो आ रही थी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर वो क्रिटिकल से छोटा है, क्रिटिकल एंगल निकाल ले, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो यस लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे मिलेगी, रिफ्रैक्टेड लाइट रे मिलेगी, लाइट रे मिलेगी, रे मिलेगी। तो स्नेल्स लॉ लगाओ, किस एंगल पे जाएगी? स्नेल्स लॉ लगाओ, ताकि क्योंकि आप कई बार भूल सकते हैं ना, होता √2 आ जाए साइन थीटा की वैल्यू और आप √2 लिख के चले आओ, आप भूल गए, दिमाग ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये दिमाग में चेक ध्यान होना चाहिए, चेक होना चाहिए। क्या जैसे कब चेक आएगा आपके दिमाग में? डेंसर टू रेयर में चेक आएगा, रेयर टू डेंसर बिना डरे स्नेल्स लॉ। इतनी बातें याद रखो। क्रिटिकल एंगल डिफाइन है हर बाउंड्री पे। क्या डिफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की? साइन थीटा सी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी, साइन थीटा सी बराबर छोटा बटे बड़ा, साइन थीटा सी बराबर छोटा बटे बड़ा, म्यू आर बाई म्यू डी, छोटा बटे बड़ा, दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में छोटा बटे बड़ा, तुरंत साइन थीटा से निकाल लो, थीटा से निकाल लो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है डेंस रेयर से डेंसर है, बिना डरे बिना रेयर से डेंसर सवाल है, फालतू क्रिटिकल एंगल भी मत निकालो, स्नेल्स लॉ लगाओ, आंसर पाओ बिना दिमाग लगाए। डेंसर से यही याद रखना, बस इतना याद रखना। फिर दुनिया में कोई कहे कि साला कहीं का सवाल आ जाए, कहीं का, कितना कॉम्प्लिकेटेड, डरना ही नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी है। और अगर डेंसर से रेयर आएगी तो तुरंत दिमाग में आंसर, गलती हो सकती है दोस्तों, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से छोटा है, थीटा से निकालना पड़ेगा। अगर छोटा है तो लाइट रे उधर मिलेगी दूसरी तरफ, और स्नेल्स लॉ से एंगल निकाल सकते हैं। और अगर आई एग्जैक्टली थीटा सी के बराबर है, आई अगर एग्जैक्टली थीटा सी के बराबर है, आई एग्जैक्टली थीटा सी के बराबर है, तो आपको दिख रहा है ये थीटा सी के बराबर है, तो साइन थीटा 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन थीटा 1 हो गया म्यू आर बाई म्यू डी। अरे चेक करिए, तो क्या आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा, तो थीटा 2 कितना आ जाएगा? 90। इसका मतलब होगा ग्रेजिंग इमरजेंस, लाइट रे सरफेस पे चिपकते हुए जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस, इमरजेंस। प्लीज ध्यान रखिए, अगर आई थीटा सी से बड़ा निकल गया, नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, कोई लाइट रे उधर मिलेगी ही नहीं। नो रिफ्रैक्शन के दूसरा नाम क्या है? आपको मैंने बताया था, ध्यान से समझिए, आपको मैंने बताया था कि दुनिया में कभी बाउंड्री पे लाइट रे आती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, लेकिन किस केस में नो रिफ्रैक्शन है? आई ग्रेटर देन थीटा सी। नॉर्मली क्या होता था? कुछ पार्ट इसको कहते हैं पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो गया, यही बोलेंगे ना, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो गया, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट मतलब ट्रांसमिट। लेकिन अगर आई की वैल्यू थीटा सी से बड़ी होगी तो ये नहीं होगा, तो आने वाली सारी एनर्जी कहां जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या इस केस को नो रिफ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी सेड एज टोटल रिफ्लेक्शन? नो रिफ्रैक्शन भाई, सम रिफ्लेक्शन मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन। अगर कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है तो कहां जा रहा है सब कुछ? तो टोटल रिफ्लेक्शन। और टोटल के बाद हमने एक और वर्ड है कि इस मीडियम में खेल स्टार्ट हुआ था, ये बाहर की दुनिया है, यहां पे हमारा मशीन यहां लगी हुई है लाइट की, तो इंटरनली सब कुछ लौट गया, तो हमने उसको नाम दे दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? कि नो रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है नो रिफ्रैक्शन, हमेशा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्रैक्शन।
तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा ये वाला नो रिफ्लेक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, TIR। TIR, इज इट क्लियर? राजन्या, विनायक, बता रहा हूं, बता। डायग्राम में कोई एंगल नहीं, थीटा सी एक नंबर है, पहले निकालना पड़ेगा, उसमें डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। डायग्राम में थीटा सी बना के थोड़ी देता है, डायग्राम में साइन थीटा सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। क्या कहा मैं फिर से समझिए, अगर मान लो जैसे ये 2 था, ये 3 था, और ये लाइट रे आ रही है, ये कैसा है, रेयर, ये कैसा है, डेंसर। बिना डरे स्नेल्स लॉ लगाओ, आंसर पाओ, एंगल दिए होंगे, दूसरा एंगल निकालो, बिना डरे, बिना डरे निकालो। मान लो ये सवाल आया, ये सवाल है, ये 3, ये 2, यहां पे लाइट रे आई, तो आप अगर तुरंत स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि यहां पर इसमें तो यही फोटो बनेगी ही बनेगी, इसमें तो हमेशा यही फोटो बनेगी, इधर आएगी इधर जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? इसमें 3 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ऐसे जा सकती है संभावना नंबर 1, या ऐसे जा सकती है संभावना नंबर 2, या ऐसे जा सकती है संभावना नंबर 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमें क्या पता क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, सब में क्वेश्चन मार्क है, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कब? डेंसर से रेयरर में चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है, कम है, इक्वल है। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे सवाल करते हैं, अभी सवालों के थ्रू समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्या होगा लाइट रे का, मतलब क्या होगा लाइट रे का, सिंपल सवाल है, क्या होगा लाइट रे का, क्या होगा लाइट रे का। ध्यान से देखिएगा, मान लो यह है म्यू की वैल्यू 1, यह है म्यू की वैल्यू 2, यहां पे लाइट रे आ रही है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर लाइट रे आ रही है। तो क्या सवाल दिखा आपको, कहां से कहां जा रही है लाइट रे? रेयर टू डेंसर, बिना डरे स्नेल्स लॉ। तो आपने कहा इसका आउटपुट निकालने के लिए दिमाग ही नहीं लगाना है। ये बनाई लाइट रे, ये एंगल बनाया थीटा, लिखा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन 30। तो थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/4, आंसर खत्म। बिना डरे, बिना डरे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर आया सवाल दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 1, अरे दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 2 आया, ये है म्यू की वैल्यू 1, ये है म्यू की वैल्यू 2, यहां पर लाइट रे आई, ये म्यू की वैल्यू √2 है मान लिया, यहां पे लाइट रे आई, ये एंगल दिया है थीटा सी, म्यू इक्वल टू 1, ये क्या है म्यू इक्वल टू √2, यहां एंगल दिया थीटा सी। कहां से कहां लाइट रे जा रही है? रेयर टू डेंसर जा रही, चाहे कोई कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, डरना ही नहीं है। रेयर से डेंसर में डर, एक छोटी सी बात तो याद रख सकते हो, रेयर से डेंसर में डरना ही नहीं है। आंसर होगा ये एंगल आएगा θ2। अब यहां θc दिया हुआ है, तो θc का वैल्यू तो हमें याद है ना, साइन θc का फॉर्मूला क्या है, μr/μd। तो हमें दिख जाएगा साइन θc की वैल्यू होती है μr/μd, यानी 1/√2। अरे चेक करिए, इसका मतलब है θc 45 दिया है। θc देख के पागल मत हो जाना, θc देख के क्रिटिकल ये लोग ग्रेस कर गई, ग्रेस कर गई, ग्रेस कर गई। अरे समझ में आ रहा है? रेयर से डेंसर में कोई दिक्कत नहीं है, उसने एंगल सीधे ना देके, कोई बोला 45 दिया, किसी ने कहा नहीं 90 का आधा है, कोई बोल रहा है नहीं 30 का 1.5 गुना है। लिखने के तरीके, उसने कहा θc है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? θc की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन θc का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, μr/μd, μr/μd। पक्का? तो हमने θc 45 लगाया, फिर स्नेल्स लॉ लगाया, क्या आया? 1 साइन 45 बराबर √2 साइन θ2। अरे देखो, तो साइन θ2 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। बहुत बढ़िया आंसर, आंसर। एम आई मेकिंग सेंस? क्लियर है मेरी बात? रेयर से डेंसर में चाहे कुछ भी दिया हो, θc भी दिया हो, θc एक एंगल ही है, नॉर्मल एंगल, जिसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, साइन θc। क्या कहा, क्या क्या, इतनी बात तो याद रख पाओगे, 3 बातें।
कुछ भी करके ये तीन बातें याद रखो कि किसी भी बाउंड्री पर थीटा सी डिफाइन है जिसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स म्यू आर बाई म्यू डी। रेयर से डेंसर जा रही है तो स्नेल्स लॉ लगाओ बिना डरे। डेंसर से रेयर आ रही है तो तुरंत दिमाग में चेक आएगा। क्या चेक है, चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे अगला सवाल मान लो ये दिया हुआ है √2, ये दिया है 1 और ये लाइट रे बनाई इस आदमी ने, ये लाइट रे आ रही है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो अब जैसे ही ये सवाल आया, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, तुरंत मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये नहीं उठ रहा है तो सब गड़बड़ है। जैसे डेंसर से रेयर आया, दिमाग में चेक करना चाहिए क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकाला, साइन थीटा सी की वैल्यू फॉर्मूला एक ही है, चाहे कहीं से कहीं जा रही हो, रेयर अपॉन डेंसर, छोटा बटे बड़ा। अरे देखो तो थीटा सी कितना आया, 45 डिग्री। चेक करने का तरीका क्या है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो क्या हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो हम कहेंगे जाएगी मतलब स्नेल्स लॉ लगाओ, आंसर पाओ, यहां बनाओ, यहां एंगल बनाओ थीटा 2, आंसर सॉल्व करो, आंसर आ गया। अरे चेक, बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। कब चेक करना है, जैसे ही डेंसर से रेयर आएगी, चेक करने बिना काम किया तो गलत होगा। इतना काम करना पड़ेगा, थीटा सी निकालना पड़ेगा। फिर आई को, 3 केस आई के हो सकते हैं। आई अगर छोटा होगा थीटा सी से, आई अगर थीटा से छोटा होगा तो स्नेल्स लॉ लगेगा। अगर आई बराबर होगा तो ग्रेस कर जाएगी, और अगर बड़ा होगा तो मिलेगी नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या इस समय रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इस समय भी हो रहा है, पर हम इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही होता रहता है, रिफ्रैक्शन हमेशा नहीं होता। बहुत बढ़िया बात, पार्शियल रिफ्लेक्शन हमेशा होता है। कभी भी किसी लाइट रे पे आएगा तो पार्शियल रिफ्लेक्ट होगा, पर पार्शियल रिफ्रैक्शन हमेशा नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात, कभी कभी नहीं भी हो सकता। उसी नहीं वाले केस को TIR कहते हैं। फिर से सवाल आया, ये लाइट रे आई, ये आया लाइट रे, ध्यान से, ये एंगल आया, यहां दिया 60 डिग्री, ये दिया है √2, ये दिया है 1। कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर। तुरंत क्वेश्चन मार्क उठाओ दिमाग में, ठक 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 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। साइन थीटा से कितना आया, छोटा बटे बड़ा, 1/√2 यानी कि 45 डिग्री। आई कितना दिया हुआ है, 60, तो आई क्या थीटा सी से बड़ा है, यानी कि TIR। इसका आई थीटा सी से बड़ा है यानी कि TIR, यानी कि आपकी लाइट रे यूं ही जाएगी, इधर कुछ नहीं जाएगा। तुरंत आंसर, एकदम सिंपल बात है, याद रखो इतनी बात। अरे याद रहेगी। फिर मान लो फिर अगला सवाल आया, ये आपके पास है, ये दिया हुआ है √3, ये दिया हुआ है √2, और ये दिया हुआ है √3, ये दिया है 2, ये दिया है √3, और यहां पे लाइट रे आई, ये एंगल है 60। 2 से 2 बड़ा होता, इतना तो पता होना चाहिए, 2 बड़ा है। कहां से कहां जा रही लाइट रे, डेंसर टू रेयर। तुरंत क्वेश्चन मार्क आया दिमाग में, आना चाहिए। कैसे सोचेंगे, ये आना चाहिए। क्या करेंगे, चेक, क्रिटिकल एंगल निकाला पहले, साइन थीटा सी की वैल्यू आई, छोटा बटे बड़ा, √3/2, 60 डिग्री। आई बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा सी दिया हुआ है, इसका मतलब है ग्रेस करेगी, यानी ये डायग्राम बनाया, खत्म हो गया सवाल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, रेयर से डेंसर में। और आपको मैं बता दूं, ज्यादातर सवाल इसी के पूछे जाएंगे, यही फिनोमिना पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। रेयर से डेंसर में स्नेल्स लॉ, और डेंसर टू रेयर में चेक करना क्या है पता है। स्टेप 1, क्रिटिकल एंगल निकालो, आई को कंपेयर करो, आई बड़ा है तो TIR, आई बराबर है तो ग्रेस, आई छोटा है तो स्नेल्स लॉ। ये तो याद रख लोगे ना, इतना तो याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा इतना। क्लियर है मेरी बात। अब ये कहीं पर भी हो दुनिया में, कोई सवाल आ जाए साला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई सवाल आ जाए। जैसे अब मैं देखता हूं कि देखते हैं क्या बताइएगा। ये मान लो ऐसा सवाल आ गया,
इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया, इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, और बाकी हर जगह का 1 है, बाकी हर जगह का 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और बाकी सबका 1 है। अब ये अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। अब यहां पर रट्टा नहीं मारना है, समझना है। यहां पर एक लाइट रे आई, ये एंगल है, यहां पर एक लाइट रे आई, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। पूछा फाइनली लाइट रे कहां जाएगी, फाइनली लाइट रे क्या होगा। फाइनली जब भी बोलेगा लाइट रे का क्या होगा, मतलब फाइनली क्या होगा, फाइनली टकरा, जितने टक्कर पक्कर होनी है सब क्या होगा। और जब तक रिफ्लेक्शन बोले नहीं, हम रिफ्लेक्शन ही मानेंगे, और टीआईआर होगा तो टीआईआर मानेंगे। सबसे पहले पहला मीडियम कौन, पहली बाउंड्री कहां से कहां की है, सोचना है क्या कुछ। स्नेल्स लॉ लगाओ, जल्दी लगाओ, क्या आया, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, ये ऐसे पहुंची, ये ऐसे पहुंची, ये ऐसे पहुंची, ये एंगल है थीटा, निकाल पाओगे थीटा, ये एंगल थीटा है, कितना आया थीटा, थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स √3/4, तो नहीं, साइन इनवर्स √3/4। घबराना मत, घबराना मत, ये थीटा है। क्या लाइट है, बस खेल खत्म किया, आगे गई, फिर मिली क्या बाउंड्री, अरे जब जाएगी तो क्या नीचे झुकी है तो फिर बाउंड्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। यहां पे आए, यहां पे आए, ये एंगल थीटा है, ये वाला कितना होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से, 90 माइनस थीटा। अब ये कौन सी, कहां से कहां जाने वाली है, डेंसर टू रेयर, दिमाग की बत्ती खुलनी चाहिए, डेंसर टू रेयर चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं चेक करने में, पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी बराबर छोटा बटे बड़ा, यानी थीटा सी आया 30 डिग्री। अब हमें क्या चेक करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस सवाल में, 90 माइनस थीटा। हमें चेक करना कि कौन बड़ा है, 30 बड़ा है कि 90 माइनस थीटा बड़ा है, बताइए 30 बड़ा है कि 90 माइनस थीटा बड़ा है, कैसे, हम बताइए बताइए, आई लव टू नो कि कैसे 90 माइनस थीटा बड़ा है कि 30। हाँ हाँ 30 नहीं होगा, ऐसा तो एंगल थोड़ी होता, साइन 30 तो हाफ होता है बे। बताओ 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 बताओ, यहां क्या होने वाला है, और कौन सा है, हाँ 60 से कम है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बोलो, तो फिर ये कम है, 30 से ज्यादा होगा, बस हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो ईशान गलत, क्रिटिकल एंगल बड़ा कैसे, देखो पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है कि छोटा, वो सोचेंगे। अब इन्होंने कहा क्रिटिकल एंगल कितना है 30, इन्होंने कितना बड़ी, मैंने को साइन वर्स √3/4, किसके पिताजी को पता हो कौन सा एंगल है यार, तुमने √3/2 होता पता होता, हाफ होता पता होता, √2 होता पता होता, ये तो पता ही नहीं है हमें, पर अंदाजा तो लगाएंगे हम थोड़ा थोड़ा। क्या इतना पक्का है कि थीटा 60 से कम है, थीटा अगर 60 से कम है तो 90 माइनस थीटा 30 से ज्यादा होगा। अगर थीटा 60 से कम है, 30 से ज्यादा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, टीआईआर, यानी फाइनली लाइट रे यूं चली जाएगी। आंसर है 90 माइनस थीटा पे फाइनली लाइट रे मीडियम 2 में ही ट्रैप हो जाएगी, मीडियम 2 में ही ट्रैप हो जाएगी, मीडियम 1 में नहीं आ पाएगी, मीडियम 2 में ही ट्रैप हो जाएगी, मीडियम 1 में नहीं आ पाएगी। अरे क्लियर है, हाँ शान ठीक है, तो ध्यान से बोल बेटा, चेक करने की 3 कंडीशन याद रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है और क्रिटिकल एंगल देखना है।
एंगल ऑफ, दिमाग में बैठती नहीं है ना बातें। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो TIR, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो TI, I ग्रेटर देन थीटा सी TIR, I लेस देन थीटा सी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, I इक्वल टू थीटा सी रेजिंग। यही चेक करना है बच्चों, एकदम आसान काम है। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? एकदम सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल कहानी है। ये अच्छा सवाल है, इट इज गुड क्वेश्चन। इसमें पूछेगा क्या? इसमें पूछेगा फाइंड आउट टोटल डिविएशन। टोटल डिविएशन तो अब याद, वो भी याद रखना चाहिए टोटल डिविएशन कैसे निकालते हैं। पहले इधर जा रही थी, इधर घूम गई, अरे ये टोटल एंगल 60 होगा, तो कितना घूमी है? 60 माइनस थीटा, बाद में डाल देंगे थीटा, 60 माइनस थीटा। तो 60 माइनस थीटा किस सेंस में घूमी है? तो 60 माइनस थीटा ACW। फिर इधर आ रही थी, ये एंगल भी 90 माइनस, ये एंगल 90 माइनस थीटा, सॉरी ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा कितना घूमी? 2 थीटा घूमी। किस सेंस में? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना आंसर आया एंटी क्लॉकवाइज? तो आंसर बोलोगे 60 प्लस साइन इनवर्स √3/4 ACW। खत्म सवाल। अरे मेकिंग सेंस? एकदम सिंपल सवाल है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये जो फोटो मैंने बनाई है ये है प्रिज्म, इसको उठा के ऐसे देख लो, तिरछा कर दो। अब ये ऐसे है ना, थोड़ा तिरछा करके देखो, तो ये ऐसे ऐसे है ना, अभी तो ऐसे घुमा दो, ये क्या दिख गया? प्रिज्म। तो प्रिज्म कुछ नहीं होता है यार, प्रिज्म कोई चीज थोड़ी है, सिंपल सा चेक करना है मुझे रेयर से डेंसर। क्या करेंगे? रेयर टू डेंसर में तो स्नेल्स लॉ है, रेयर टू डेंसर बिना डरे स्नेल्स लॉ, डेंसर टू रेयर जैसी आएगा चेक। 3 केसेस हो सकते हैं, I इक्वल टू, I ग्रेटर देन, I लेस देन थीटा सी। पहले थीटा सी निकालेंगे, फिर I को देखेंगे, I अगर थीटा सी से बड़ा होगा तो TIR, I बराबर होगा तो ग्रेज, I छोटा होगा तो रिफ्रैक्शन। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, केस 1, multiple parallel slabs, multiple parallel slabs, parallel slab, multiple parallel slabs, case 1। ठीक है, ध्यान से मान लो ये मल्टीपल स्लैब्स है, मल्टीपल स्लैब्स है, ठीक है। लाइट रे इससे निकलकर हमें पता है इसमें जा रही है, मान लो जा रही है, इससे निकलकर इसमें जा रही है, मान लो इससे निकलकर इसमें जा रही है। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, जा रही है लाइट रे। ठीक है बच्चे, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, पैरेलल लाइन है। इस एंगल को θ3 मान लिया तो ये भी θ3 होगा, इसको θ4 मान लिया। पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। ये हो गया, इस सरफेस पे लगा दिया। अब इस सरफेस पे बताइए क्या आएगा? μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ3 sin θ3। अगर जा रही है तो, और नहीं जा रही तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, चेक कर लेंगे। अभी देखते हैं पहले बात, तीसरे सरफेस पे यहां लगाइए, μ3 sin θ3, μ3 sin θ3 इज इक्वल टू μ4 sin θ4। पक्का? तो क्या आपको दिखा कि हर जगह का ये इसके बराबर है, यही इसके बराबर है, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर सरफेस में म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट आ गया? क्या म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट आ गया? म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट आ गया।
बहुत बढ़िया, म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट आ गया। अरे दिख रहा है क्या, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट आ गया। कब, जब पैरेलल सरफेस होगी। इससे फायदा क्या हुआ, मान लो आपको थीटा 3 निकालना था, मान लो आपको थीटा 3 में लाइट रे जा रही है और थीटा 3 निकालना था और 1 का दिया था, तो आपको 1 से पहले 2, 2 से पहले 3 जाके निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे 1 से 3 में लगा दो, क्योंकि म्यू 1 साइन थीटा 1 म्यू 3 साइन थीटा 3 के बराबर होता है। अरे समझ में आया मेरी बात? यानी 1 से सीधे, यानी हर बार स्नेल्स लॉ कहां से लगा सकते हैं, 1 से। किसी में भी एंगल निकालना होगा तो हमेशा स्नेल्स लॉ कहां से लगा सकते हैं, 1 से। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। इन मल्टीपल पैरेलल सर्फेसेस, इन मल्टीपल पैरेलल सर्फेसेस, इफ लाइट रे इज गोइंग, इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं जाए ना कहो तो, पहले ही TIR हो गया था। इफ लाइट रे इज गोइंग टू एनी मीडियम, चाहे वो छठा हो, 7वां हो, 11वां हो, 19वां हो, 50 मीडियम हो, वी कैन ऑलवेज अप्लाई स्नेल्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट मीडियम। सीधे पहले मीडियम से स्नेल्स लॉ लगाओ। अरे समझ में आया मेरी बात? पहले मीडियम से स्नेल्स लॉ लगाओ। पहले मीडियम से स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है। अब देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद आप जाके फ्लेक्स कर सकते हैं अपने जेई एडवांस के दोस्तों के साथ में भी, वो भी गलत करेंगे, उनकी मौत आएगी, पर आप फ्लेक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो भी थोड़ा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये म्यू बराबर 1 है, ये म्यू बराबर 2 है, ये म्यू बराबर 4 है, 5 है, ये म्यू बराबर 6 है, म्यू बराबर 8 है, म्यू बराबर 10 है। यहां पर एक लाइट रे आ रही है 30 डिग्री की, 30 डिग्री पे। इसने बोला, जय कुमार पूछ रहे म्यू साइन थीटा कांस्टेंट कैसे आया? अबे हर जगह का म्यू 1 साइन थीटा 1 म्यू 2 साइन थीटा 2 के बराबर है, म्यू 2 वाला म्यू 3 के बराबर है, यानी किसी भी जगह म्यू साइन थीटा निकालो, सब आपस में बराबर हो गए ना। अरे सब आपस में बराबर हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, म्यू इंटू साइन थीटा हर सरफेस पे बराबर है। जय, म्यू इंटू साइन थीटा हर सरफेस पे बराबर है, ठीक है। किसी ने बोला कि म्यू बराबर 6 में किस एंगल पे होगी, म्यू बराबर 6 में किस एंगल पे होगी, म्यू बराबर 6 में किस एंगल पे होगी। पहले हमें चेक करना पड़ेगा जाएगी भी कि नहीं। यहां से यहां कहां जा रही है, जाएगी, यहां से यहां से यहां बिल्कुल जाएगी भैया, कोई रोकने वाला नहीं कि रास्ते में रुकेगी नहीं। तो म्यू बराबर 6 में क्या एंगल है, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं मानूंगा म्यू बराबर 6 में मान लो एंगल थीटा है, ठीक है। 5 का निकालने की जरूरत नहीं है, 2 का निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं से यहां स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, चिपकाऊंगा, क्योंकि हर जगह का म्यू साइन थीटा बराबर ही आना है। तो हमारा आंसर आ गया 1 साइन 30 बराबर 6 साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/12। आंसर थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/12। पहले लेकिन मैंने क्या चेक किया था, छोटी सी बात जल्दी से कर ली थी मैंने, कहीं दिक्कत नहीं आए, कहीं दिक्कत नहीं आए। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/12। पक्का? इसमें फ्लेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको अच्छे से पता होगा, जो अच्छे से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, इसमें फ्लेक्स करने वाली औकात नहीं है। ये तो नॉर्मल कहानी है, इसमें हम नॉर्मल वो भी बता देंगे, उनको ही पता है कि स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अब अगला सवाल आया, अगला सवाल आया, ये आया, ठक 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 ठक, ये म्यू बराबर 3, म्यू बराबर 4, म्यू बराबर 8, म्यू बराबर 6, म्यू बराबर 12, म्यू बराबर 2, नहीं म्यू बराबर 6 नहीं, म्यू बराबर 7, म्यू बराबर 4, ऐसा आया मान लो, ठीक है। और इसने बोला, इसमें आपसे बोला कि आई 30 डिग्री पर, बताओ फाइनली लाइट रे का क्या होगा, फाइनली लाइट रे का क्या होगा, फाइनली लाइट रे का क्या होगा। तो अब देखते हैं हम, इसमें जाएगी, क्यों निकालू एंगल, बीच के एंगल निकालने ही नहीं है, फाइनली लाइट रे का क्या होगा पूछ रहा है। इसमें चेक करना पड़ेगा, पक्का।
पूरा इंडिया चेक करेगा इस पे, पूरा इंडिया को पता है ये बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां चेक करना पड़ेगा, यहां चेक करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात अब मैं बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग बात अब बता, ये यहां तक तो सबको पता है, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स की जे एडवांस लेवल तक, वहां उनको पता है कि यहां से यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां उनको चेक करना पड़ा। क्यों उनको लगा चेक करना पड़ा? डेंसर टू रेयर है। पर मैं आपसे नई बात बता रहा हूं, आपको चेक नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ रेयर जो आपका होने वाला है उसको सिर्फ कंपेयर करना है फर्स्ट मीडियम से। उसको सिर्फ किससे कंपेयर करना है? फर्स्ट मीडियम से। 3 के मुकाबले ये डेंसर, 3 के मुकाबले ये, 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 जाएगी सब में, डरना ही नहीं है। यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। बाकी जनता पूरा पागल हो जाएगी, वेस्ट करेगी टाइम, वो सब निकालती रहेगी, आपको करना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ क्या करना है? सिर्फ लास्ट वाले मीडियम में चेक करना है, बस सिर्फ फर्स्ट वाले मीडियम से कंपेयर करना है, ठीक है? ज्यादा लॉजिक में नहीं घुसेंगे क्योंकि फिर तुम्हारे उड़ने लगेंगे तोते, तो इसलिए ज्यादा लॉजिक में नहीं घुसेंगे। मैं बता रहा हूं, इस पर भरोसा रखो, मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि ज्यादा मैं समझाऊंगा तो तुमको ये तो आएगा नहीं, जो कम से कम फंडा है वो तो सीख लो। कौन साला पूछ रहा है अभी तुमसे क्या है? पर सिंपल लॉजिक, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक बात समझिए, नहीं रहने दो, 3 से 4 किससे कंपेयर करना है? हमेशा इससे इसको देखना है, जाएगी क्या? जाएगी, इसमें जाएगी। यहां देखिए डर लगा, ये पूरे इंडिया में सबको, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा सबको लगेगा, चाहे पढ़ रहा हो चाहे पढ़ा रहा हो। जिन्होंने मेरी ये बात नहीं सुनी है, क्योंकि मुझे पता कोई नहीं बताता ये बात, क्योंकि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया आज तक, इसलिए मुझे पता। जितने लोगों को मैंने बात की उनकी बात छोड़ देते हैं, या वो मास्टर हो या पढ़ने या पढ़ाने वाले। म्यू बराबर 8 से 6 में हमें चेक करना पड़ेगा, ये उनको लगता है, हमें नहीं लगता है। हमें क्या सिर्फ किससे कंपेयर करना है? फर्स्ट से। फर्स्ट से क्या डेंसर है? फर्स्ट से सब डेंसर है क्या? अल्टीमेटली घूम घाम के जो भी जाएगी मुझे नहीं पता, हमें तो फाइनल बताना है कहां जाएगी। फाइनल वाला जाएगी, यहां जाएगी, अरे सब में जा ही रही है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये एंगल बना दिया हमने थीटा, और सीधे आंसर निकालेंगे कैसे? 3 sin 30 बराबर 4 sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/8 आंसर। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/8। साइन इनवर्स 3 बोलने में, साइन इनवर्स 3 कैसे कोई बोल सकता है दुनिया में? अरे क्लियर है क्या मेरी बात? हमें किससे सिर्फ कंपेयर करना होता है मेरे बच्चों? फर्स्ट वाले से। पक्का ये आया, इस तरह का सवाल आएगा नहीं आप में, लेकिन मान लो आ भी गया तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको बाकी जनता इसमें 10 मिनट लगा देगी, और 10 मिनट तो है ही नहीं हमारे पास फिजिक्स के सवाल के। हम इसको मुंहजबानी कर सकते हैं, सीधे आंसर क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/8 फाइनल गया। नहीं तो वो चेक करता फिरेगा। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? तो हमें सिर्फ किससे कंपेयर करना होता है? फर्स्ट मीडियम से। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको इन्होंने क्या बोला? इसको इन्होंने बोला कि अगर कोई मान लो सिंगल स्लैब हो, ये स्लैब क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो पैरेलल सर्फेसेस के बीच में फंसा होता है, उसे स्लैब कहते हैं। दो पैरेलल सर्फेसेस के बीच में एक मीडियम फंसा हुआ, उसे स्लैब कहते हैं, ठीक है? ये स्लैब है, स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये 1 है, ये 1 है। यहां पर लाइट रे आई, ये थीटा पे आई, मान लो ये 1 से म्यू में, म्यू 1 से बड़ा ही होता है, जाएगी, जाएगी, रेडियल आंसर में जाना ही दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको चेक करने की होती है कि 1 से 1 ही है तो जाएगी ही जाएगी। 1 से 1 ही ना, सेम मीडियम है तो सेम एंगल होगा। अभी क्या सीखा था? म्यू साइन थीटा हर मीडियम का कांस्टेंट है, ये मीडियम इसका 1 है, 1 साइन थीटा बराबर 1 साइन थीटा, इसका भी थीटा आएगा, तो यानी कि थीटा पे ही निकलेगी। अरे दिख रहा है क्या आपको? तो स्लैब से कभी लाइट रे पास करती है तो हमेशा पैरेलल निकलती है। कैसे निकलती है? पैरेलल निकलती है, बट थोड़ी लेटरली शिफ्ट हो जाती है। इधर आ रही थी, इधर हो गई। तो लिख लो एक बात नोट करके, उस लर्निंग का फायदा लिख लो। इस पे सवाल आ जाते हैं, उस पे सवाल आ जाते हैं। बीच में कोई ज्यादा का होता तो डरने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, राजन्या का सवाल लेजिटिमेट है, उसको करेंगे। पहले ये नोट लिख लो। क्या नोट लिखा? कभी भी किसी कोई लाइट रे स्लैब से पास करती है तो क्या होता है? इट गोज पैरेलल, जैसे आती उसी एंगल पे जा रही है, बट इट गेट लेटरली शिफ्टेड। इट गेट लेटरली शिफ्टेड। लेटरली मतलब ये इसकी दिशा, दिशा के परपेंडिकुलर को लेटरल कहते हैं। अंग्रेजी में दिशा, जो एक दिशा होती है उसके परपेंडिकुलर, जैसे मेरी दिशा अगर ऐसी है तो ये लेटरल है, ये दिशा के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसको लेट, जैसे मेरी लंबाई को दिशा ऐसी है, अरे समझ में आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर दिशा को लेटरल कहते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ? इट गेट लेटरली शिफ्ट, इतना। इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं पर हम सवाल के थ्रू करेंगे। सवाल के थ्रू करेंगे, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। लोग रटा देते हैं क्योंकि उनको लगता है क्या क्या रटा दे, सब रटा देते हैं, रटाने की जरूरत नहीं है। हम निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मूला मन करे आपका रटने का तो रट लेना। राजन्या का सवाल सही है कि सर आपने यहां कह के बच गए, लेकिन मान लो इससे छोटा होता तो कैसे डील करते? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात लिख ली नोट करके। तो आते वापस पैरेलल सरफेस में ले लेते हैं। बताइए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लेते चलते हैं, लेते चलते हैं, लेते, जैसे इसका 2 है, हाँ जी, इसका 4, इसका 8, इसका 6, इसका 1, इसका 1 कर दिया थोड़ा, इसका 19, इसका 15, जो भी है। ठीक है, अब ये लाइट रे आई, ये एंगल जो है, लेट्स से ये एंगल है 45 डिग्री। लेट्स से ये एंगल है 45 डिग्री। अब पूछा कि क्या होगा लाइट रे का? यही है ना राजन्या आपका सवाल? हाँ यही है सवाल, जे का भी और राजन्या का भी यही सवाल कि अब क्या होगा। तो 2 से 4 में, 8 में, 6 में जाएगी। 8 से 6 देखने की जरूरत नहीं, किससे देखना है सिर्फ हमें? 2 से। 1 में पता नहीं, क्योंकि 2 के मुकाबले 1 क्या है? छोटा है। तो सिर्फ 2 और 1 सोचिए, बाकी सब भूल जाइए। 2 और 1 के लिए क्रिटिकल है, वही तरीका वापस आइए। 2 और 1 के लिए क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी, 2 और 1 दिखना है ना सिर्फ हमें। क्रिटिकल एंगल कितना हो साइन थीटा सी? 1/2, यानी कितना? 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? यानी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, यानी 1 में नहीं जाएगी। तो कैसा होगा? फोटो सर बना के दिखाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है फोटो, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है, देखिएगा। आपने कहा सर क्या होगा, बताइए क्या होगा क्या? मैंने कहा 1 में तो नहीं जाएगी। 1 में नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे भी नहीं जाएगी। अच्छा 1 में नहीं गई तो साला 19 में कैसे पहुंच जाएगी? 1 को पार करके तो पहुंचना है। तो लाइट रे कैसे? इसमें मस्त गई, इसमें मस्त गई, इसमें भी गई, और यहां से लौट गई, और ये फिर से 45, क्योंकि 45 पे आई तो 45 पे जाएगी। खत्म सवाल। ये हो गया रे डायग्राम। बनाइए। ये सवाल आ गया तो, ये सवाल आ गया तो सच में बहुत सारे लोग गलत करेंगे, क्योंकि वो 8 से 6 भी कंपेयर करते रहेंगे। हमें 8 से 6 कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है राजन्या? बहुत बढ़िया। सिर्फ किससे कंपेयर करना है हमें? फर्स्ट मीडियम से। यही तो फायदा मिला हमें, यही तो फायदा मिला हमें। बाकी दुनिया नहीं करती है ऐसे, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप तो सवाल बनाकर पूछिएगा, आप सवाल बना के, आपको मैं सवाल देता हूं, आप पूछिए अपने लोगों से, जैसे इसका आंसर बताओ क्या होगा लाइट रे का। जैसे मान लो ये सवाल है, आप तो ये सवाल दीजिएगा, पागल बना दीजिए लोगों को। ये म्यू बराबर 2 है, ये म्यू बराबर 16, ये म्यू बराबर 4, ये म्यू बराबर 9, ये म्यू बराबर डेसिमल में देते और पागल हो जाए। म्यू चलो थोड़ा सा कम कर देते, म्यू बराबर 9, म्यू बराबर 3, म्यू बराबर 1, म्यू बराबर 20, म्यू बराबर 2। ठीक है, ये सवाल है। मान लो आप तो अब दीजिए लोगों को कि भैया क्या होने वाला है। यहां लाइट रे आई है 30 डिग्री पर, ठीक है। अब आप पूछिए लोगों से
अंकु स्टेटमेंट में लिखवा दूं? क्या लिखवा दूं दिया? क्या देखना है हमें? सिर्फ किससे कंपेयर करना है? ये लिखवाया मैं फर्स्ट मीडियम से, बस यही बोला है, बस इतनी बात है। हमें सिर्फ फर्स्ट मीडियम से कंपेयर करना है अंकु। अब क्या करना है? इसमें पूछा लाइटर का क्या होगा? 2 से 16 में, 4 में, 9 में, 3 में, 1 में चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करते हैं? सिर्फ 2 और 1 को देखना है, बाकी सब भूल जाओ। 2 और 1, 2 और 1 के लिए क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी बराबर 1 छोटा बटे बड़ा थीटा से कितना आया? 30 डिग्री। यानी कि ये तो ग्रेस कर जाएगी। तो डायग्राम थिंग 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 थिंग, ये दिस इज द आंसर। मेकिंग सेंस? उतार लीजिए। बहुत बढ़िया। फिफ्थ सरफेस से टीआईआर नहीं यार, ग्रेजिंग। वी नेवर नीड टू कंपेयर ऑल द मीडियम्स, सिर्फ फर्स्ट से कंपेयर करना है। फर्स्ट से आसान पड़ेगा हमेशा, ठीक है ना? अब जैसे स्लैब थी, यहां पूछा ये लाइट रे 1 2 1, यहां से यहां जाएगी। 1 से 1 में तो जाएगी ना। अरे सेम मीडियम में भी नहीं जाएगी क्या? उससे रेयर में दिक्कत है ना। तो यहां पे 1 या ऐसे, यहां पे ऐसा, इसमें स्नेल लगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अरे 1 sin थीटा बराबर 1 sin अल्फा, थीटा बराबर अल्फा। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ लेटरली शिफ्ट हो जाती है। अरे क्लियर है? तो पैरेलल सरफेस के सवाल आपको समझ में आने चाहिए कैसे आएंगे। और क्या क्या सवाल आ सकते हैं? बढ़िया सवाल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जैसे मान लो ये सवाल है। डरिएगा मत, सवालों को देखिए, समझिए की कोशिश करिए। ये सवाल है, ये इसकी मिडिल लाइन है, ये इसकी मिडिल लाइन है, ये इसकी मिडिल लाइन है। इसकी ये मोटाई है 2 मीटर, 2 मीटर। ये है 460 मीटर, 460 मीटर। ये 2 मीटर है, ये 460 मीटर, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। कितना है? 2। इसका है 1, इसका है 1। ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पर कोई लाइट रे भेजी। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल है। लाइट रे भेजी, ये लाइट रे भेजी, डायग्राम बनाइए। ये लाइट रे भेजी, ठीक है। क्वेश्चन है वी डोंट नो एट व्हाट एंगल दिस लाइट, मतलब अंग्रेजी में ऐसे नहीं बोलेगा वी डोंट नो, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते नहीं, इसलिए मुझे बताना पड़ा। बोला कि अ लाइट रे इज, लिखो लिखो लिखो, अ लाइट रे इंसिडेंट on the vertical boundary of this long transparent slab as shown what will happen to light ray? This is A, this is B, this is C, this is D. एंगल नहीं बताया, सुनो ऑप्शन भी दे देते, मैं ऑब्जेक्टिव की आदत है तो ऑप्शन भी देते। ए मे इमर्ज फ्रॉम ए बी, अब समझ गया ना? अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, मे इमर्ज फ्रॉम ए बी, बी must emerge from AB, ठीक है। C may emerge
फ्रॉम बी सी। डी मस्ट इमर्ज, मल्टीपल चॉइस है यार, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। मस्ट इमर्ज फ्रॉम बीसी, मस्ट इमर्ज फ्रॉम बीसी। बहुत बढ़िया, मस्ट इमर्ज फ्रॉम बीसी। इसमें ये आपको सवाल में लिख के नहीं आएगा कि मैंने बताया नहीं है थीटा कितना, इसमें सच में पता है, तभी तो मे मस्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अरे थीटा कुछ भी हो सकता, स्टार्टिंग एंगल बताया है क्या सवाल में? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैंने मान लिया, देखें इधर ध्यान से, मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, ये 1 से किस में जा रही है, सोचना है क्या? नहीं, तो यहां से तो ऐसे पहुंचेगी। लेट्स से ये एंगल अल्फा है, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया। लेट्स से ये एंगल बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 90 है वैसे तो, और मैंने ऐसे ही बोल दिया अल्फा है बीटा है। अब सेकंड सरफेस पे क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता है, ग्रेज भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक ऑप्शन ये भी डाल देंगे, मे ग्रेज बनाने के लिए, एक ऑप्शन ये भी डाल सकते हैं, मे ग्रेज, मस्ट ग्रेज। अब थीटा क्या, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? नहीं दी है, मतलब वो थीटा साला कह रहा है कि कुछ भी ले लूं मैं, हमें सबके हिसाब से आंसर बताना है। थीटा 15 भी ले सकता है, 30 भी ले सकता है, 40 भी ले सकता है, 50 भी ले सकता है, 100 भी ले सकता है, 100 नहीं मतलब 90 तक। भाई 100 थोड़ी ले लेगा, थीटा कहां से कहां तक कुछ भी ले सकता है वो, हमें तभी के हिसाब सबको सोच कर, तभी तो मे मस्ट लिखा हुआ है, सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अरे चेक करो, देखता हूं क्या हमें ये पता है। वन इसका यहां से यहां का क्रिटिकल, यहां से यहां देखते हैं, पहले क्रिटिकल एंगल तो निकाल ही ले, अरे इस बाउंड्री में चेक करना पड़ेगा ना, क्रिटिकल एंगल निकाल के रख देते हैं, कितना होता है क्रिटिकल एंगल? इस सवाल में क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? मे बी डी लिखा है, पोल कराऊं? कह रहे हैं पोल कराइए, लो भाई पोल करा, खूब टाइम पास करवाते हो तुम लोग सालों, पढ़ाई के अलावा सब करवा लो, देखो ये सब आता नहीं। पोल का ये ऑप्शन है, शायद होता तो है ही सब। लीडर बोर्ड इनेबल क्या है, ये क्या है? क्रिएट पोल, विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या करूं अब? एमसीक्यू में गए, ये विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट रोल। तीस सेकेंड के लिए ऑप्शन 1, मुझे आंसर बताना पड़ता है क्या है? नहीं, पोल गया कि नहीं गया ये कैसे पता चलेगा? सीखना पड़ेगा मुझे, तुम लोग यार, मुझे गवार आदमी ये सामान, अच्छा नीचे दिख गया, क्रिएट पोल। देखो भाई ये पोल क्रिएट हुआ क्या? हुआ कुछ क्रिएट क्रिएट? बताओ भाई, तो सब लोग बताओ, सबका क्रिएट कर रहा हूं, देखो कितना। अगली बार मत करवाना, तुमने सिर्फ, तुम्हें मैंने ये दिखाया कि हाँ मेरे ऐप में सुविधा है, और मेरी औकात के बाहर है, देखो। तो पोल करा दिया सबने। ठीक है, तो उसमें 50% लोगों ने लिखा है मे इमर्ज ए बी। आप लोगों का क्या मानना है? ए और सी, आंसर है इसका डी।
सिर्फ बीसी के अलावा कहीं से निकलेगी ही नहीं, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। सवाल है ऑप्टिकल फाइबर भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर करता क्या है, वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। हम जब जनरली कोई सिग्नल भेजते हैं, जैसे मैंने मान लो टेलीफोन लाइंस बिछी हुई हैं, सिग्नल भेजते हैं, तो सिग्नल भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी करंट के थ्रू या कहीं से भी एनर्जी किसी मीडियम से पास होती है, तो मीडियम से जब मेरे पास से आपके पास जा रही है रास्ते में, तो आपके पहुंचते पहुंचते रास्ते में कभी थोड़ी इधर चली जाती है, थोड़ी उधर चली जाती है, थोड़ी कम हो जाती कहीं, क्योंकि हर समय कहीं पे भी पहुंचेगी, थोड़ी आगे बढ़ेगी, थोड़ी उधर निकल जाएगी, बहुत सारे रास्ते में चीजें पड़ेंगी, टकरा टुकड़ों की कुछ निकल जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो आपके पास जब पहुंचती है तो सिग्नल के लॉस, एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो मैंने 100 जूल की एनर्जी से आपको बात भेजी, आपके 30 जूल की एनर्जी से गई, तो आपको तो धुंधला दिखाई देगा, ब्रॉडकास्ट उतना सुंदर नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मैंने भेजा आपके पास वो पूरा आपके पास पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि कुछ बहुत इधर उधर लॉस हो गया, कभी कोई रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सिग्नल भेजा जाता है यहां पे TIR होते रहते हैं। TIR का मतलब है 100% एनर्जी यहां से लौटेगी, उधर कुछ नहीं जाएगा, लॉस जीरो, लॉस जीरो, लॉस जीरो, लॉस जीरो, लॉस जीरो, और फाइनली यहां से निकलेगी। यहीं तुम कान लगा के बैठे हो या अपनी मशीन लगा के बैठे हो, तो तुम्हारी मशीन पे 100% एनर्जी पहुंचेगी। That's why optical fibers are very very innovative at that time when it became, क्योंकि इसमें जब हम बैंडविड्थ बना रहे थे, जैसे BSNL के सिग्नल्स होते थे, ऑप्टिक जियो कहते, जियो फाइबर सुनते होंगे आप, तो वो ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स बिछवानी स्टार्ट कर दी लोगों ने। क्यों? क्योंकि उससे सिग्नल के लॉसेस कम हो गए। तो ऑप्टिकल, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अनदर वेव इज ऑल्सो वेव, सब वही फॉलो करती है, सब यही फिनोमेना फॉलो करते हैं, सब यही फिनोमेना। तो उसमें लॉसेस नहीं होते, तो जितना एनर्जी आप भेजी 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन, सब यहीं से निकली। नॉर्मल लाइफ होती तो क्या होती, कुछ इधर निकलती, कुछ लौटती, फिर कुछ उधर निकलती, कुछ लौटती, तो यहां पहुंचते पहुंचते 10% पहुंचती, 15% पहुंचती, तो वहां से भेज तो ज्यादा रहे हैं पर बर्बाद हो रहा है सब। हम कहते तो कि वहां से वो कह रहे 100 GB का डेटा मिला है आपको MBPS की स्पीड मिली है इतनी, हमें MBPS 100 MBPS कह रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है 10। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्यों? क्योंकि डेटा लॉसेस बहुत है, तो ऑप्टिकल फाइबर से लॉसेस कम हो जाते हैं। लॉसेस कम हो गए, लॉसेस बिल्कुल ही नहीं हो गए, जीरो हो गए, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर बढ़िया है। ऑप्टिकल फाइबर से और बढ़िया बात क्या, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर इसको अगर मोड़ भी दे तो भी ऐसे ही घूमते हुए ऐसे ही जाएगी, तो होगा क्या, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मान लो एक ऑप्टिकल फाइबर है, एक ऑप्टिकल फाइबर आपके पास है, इस कमरे में अगर यहां पे मैंने एक बल्ब जलाया, इस कमरे में गेट बंद है, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, मान लो, पक्का? तुम यहां खड़े हो, अगर नॉर्मली कुछ एक नॉर्मल पाइप यहां पे ऐसे लगा दें तो क्या तुम्हें दिखने लगेगा क्या? इस कमरे में खड़े हो, उधर से छेद करके यहां से पाइप ऐसे उधर की तरफ फैला दे और यहां से देखिएगा उधर कमरा दिखने लगेगा क्या? लेकिन अगर ये ऑप्टिकल फाइबर होगा तो यहां से जो लाइट जाएगी वो घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, तो तुमको दिख जाएगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ऑप्टिकल फाइबर ये कई जगह आपने कई जगह देखे होंगे, इस तरह के बहुत सारे वो आते हैं, फ्लास्क आते हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स की ऐसी बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर पतले पतले निकाले रहते हैं। तो होता क्या कि यहां बल्ब जलाते हैं और यहां सब टिमटिमाते रहते हैं, यहाँ पे यहाँ टिम 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 करता रहता है। क्यों? क्योंकि इनसे लाइट यूं निकल के आ रही, यूं निकल के, तो सब आपको सारी लाइट इन्हीं धागों से होते हुए बाहर निकल रही, तो सारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उनको आता होगा यार, रेहान सर को आता होगा, नए लोग हैं, मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है, तो पढ़ना चाहे उनको। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब यहां पे अब हमने कहा क्या है, यहां की कहानी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ये सवाल एक इंटरेस्टिंग है, पर ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस ऑप्टिकल फाइबर के यूज पूछेगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। ये अल्फा बीटा हमें चेक करना, थीटा सी मिल गया, यहीं पे दिक्कत है ना सारी, यहां से यहां में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर जाइए वोल्टेज रेजिस्टेंस यहां चेक करना है, बीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है ये चेक करना पड़ेगा। अब हमें बीटा थीटा सी तो 30 डिग्री मिल गया, अरे बताइए, अब हमें देखना बीटा कितना होगा। तो हमने क्या लिखा, जो हमें आता है वो लिख रहे हैं भैया, 1 sin थीटा, थीटा पता नहीं है, बराबर 2 sin अल्फा। कोई गड़बड़ है, किसी को दिक्कत है? 1 sin बीटा बराबर 2 sin अल्फा, 1 sin थीटा बराबर 2 sin अल्फा, पक्का? थोड़ी मैथ्स लगेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा।
1 साइन थीटा बराबर 2 साइन अल्फा, तो क्या मैं कह सकता हूं साइन अल्फा इज 1/2 साइन थीटा? अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखते हैं। अब आप मुझे बताइए थीटा वो कितना रख रहा है? थीटा कितना रख रहा है वो? साइन थीटा का। ऐसा नहीं, आप जो मुझे उससे पूछना तो उतना आंसर देंगे तो हमारी लाइफ स्टडी सही है। थीटा कितना रख रहा है? कुछ भी रख सकता है, यही आंसर है इसका। इसके अलावा ना मैं आगे जितना सवाल पूछूं उतना आंसर दो। थीटा में सर उसने कंट्रोल ने बताया, वो सब कुछ भी रख देगा, आपको क्या पता थीटा कितना रखा है? मैंने कहा अच्छा ठीक है, थीटा वो कितना भी रख सकता है, पक्का? कहां से कहां के बीच में रख सकता है थीटा? 0 से 90 में कुछ भी रख सकता है। मैंने कहा कुछ भी थीटा रखे 0 से 90 के बीच में, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी क्या? साइन थीटा की वैल्यू तो साइन अल्फा की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में आएगी। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या किया था? क्या पहली बात, पहला सवाल, जो सवाल पूछू वो आंसर। थीटा पे उसने कोई कंडीशन बताई है क्या? नो, बस इतना ही आंसर देना था। थीटा वो क्या रख सकता है? 0 से 90 कुछ भी रख सकता है, हमें सबके लिए बताना है, तभी तो हमें मास्क करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना, थीटा 0 से 90 कुछ भी रख सकता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 जा सकती है, कुछ भी हो सकती है, मुझे क्या पता, साला किसी के पिताजी को नहीं पता, तभी तो मैं मस्त खेलना है। साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है, तो साइन अल्फा की वैल्यू, साइन थीटा जब 0 है तो साइन अल्फा 0 हो गया, साइन थीटा जब 1 है तो साइन अल्फा की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में कुछ हो सकती है, हाफ से बड़ी हो सकती है क्या? साइन अल्फा की वैल्यू हाफ से बड़ी हो सकती है क्या? यानी अल्फा 30 से बड़ा हो सकता है क्या? अल्फा 30 से बड़ा नहीं हो सकता। अल्फा अगर 30 से छोटा है तो 90 माइनस अल्फा 60 से बड़ा होगा। अल्फा अगर 30 से छोटा है तो 90 माइनस अल्फा 60 से बड़ा होगा क्या? हमेशा होगा 90 माइनस अल्फा, यानी बीटा हमेशा 60 से बड़ा है। तो बीटा अगर हमेशा 60 से बड़ा है तो क्या बीटा क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है? तो TIR होगा, ऑलवेज TIR। नहीं समझ में आया? आया थोड़ी, आधे लोग अभी बोलेंगे ये क्या हुआ, अभी बोलेंगे देखो अभी ऑनलाइन जनता भी तो बैठी है मेरे पास। बताओ राजन्य, जय, कुणाल पुरुषोत्तम, XYZ। इसका मतलब है हमेशा क्या होने वाला है? TIR। कोई नहीं, तो TIR हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे TIR हो गया। तो बीटा पे गई तो कितने पे आएगी? बीटा पे आएगी। यहां पे कितना एंगल होगा? फिर TIR होगा। फिर अरे बीटा से, क्योंकि बीटा फिर से थीटा सी से बड़ा, ये 2 से 1 है, फिर TIR होगा। ये कितना? बीटा। ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? बीटा। 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 यहां पे बीटा तो अब इससे टकराई, मान लो कभी टकराई, नीचे से ऊपर से। ये कितना? बीटा। ये कितना? बीटा। ये बीटा, तो ये कितना? अल्फा। ये अल्फा तो यहां बाहर निकलेगी थीटा पे। किसी भी एंगल पे डालो, उसी एंगल पे निकलेगी। किसी भी एंगल पे डालो, उसी एंगल पे निकलेगी। सोचने की जो आदमी कोशिश नहीं करेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। तो आंसर क्या हुआ भैया? मस्ट इमर्ज BC। कोई ए में नहीं है, गारंटी है, फिक्स्ड है, इट विल बी कम आउट फ्रॉम BC। ठीक है, अब ये नहीं कि 2 की जगह अगर कुछ और हो तब भी सही होगा, हो सकता कुछ और आ जाए सवाल। समझ में आ रहा गरीबों? पक्का? पक्का? तो ये सवाल है, तो ये सवाल अगर ऐसे पूछा जाएगा, वैसे हम चेक करने का तरीका समझ में आया आपको? ये तरीका समझिए। मुझे नहीं पता कौन सवाल आएगा, मुझे क्या पता, मैं पेपर बना रहा हूं क्या, कि मुझे क्या पता क्या आने वाला है? मुझे नहीं पता कि क्या आएगा सवाल में, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि मैं चेक हमेशा यही करना है। और कैसे सोचा, ये सोचने का तरीका थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसको लिखिए 1-2 मिनट में कि मैंने कैसे सोचा, अपनी भाषा में लिखिए, नहीं तो बैठ नहीं पाएगा। कैसे सोचा, हमें थीटा से निकाल लिया पहले, फिर हमें बीटा का पता लगाना था, तो हमें पता था, पूरा लिखिए, अपनी कहानी लिखिए, ऐसे लिखिए कि मुझे पता था साइन अल्फा की 1 साइन थीटा बराबर 2 साइन अल्फा। थीटा दिया नहीं था,
तो थीटा वो कुछ भी बदल सकता है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 कुछ हो सकती है, साइन थीटा 0 से 1 कुछ भी हो सकता है, तो साइन अल्फा की वैल्यू एक आधे से छोटी आएगी। इससे मुझे पता चला कि अल्फा 30 से छोटा होगा। अगर अल्फा 30 से छोटा होगा तो मुझे पक्का यकीन हो गया बीटा 60 से बड़ा होगा। बीटा का 60 से बड़ा होगा तो क्रिटिकल से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि क्रिटिकल ही 30 है। तो हमने आंसर बता दिया कि भैया आंसर है TIR होगा, वहीं BC से निकलेगी। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। ऐसा अरेंजमेंट ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। ऐसा अरेंजमेंट ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। क्लियर है? वेरी गुड। रेयर से डेंसर में कुछ नहीं सोचना, डेंसर से रेयर में सोचना है बात, बस परम सत्य यही है। दिस इज व्हाट आई हैव, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, दिमाग में डाला हुआ है कि एक बात मेरे दिमाग में कभी गलती नहीं है, वो ये है कि रेयर से डेंसर में बिना ड्रे लगाऊंगा, डेंसर से रेयर में हमेशा चेक करूंगा, और डेंसर से रेयर में चेक करूंगा। थोड़ी मैथ्स ठीक होनी चाहिए, बाकी तो हम कर ही ले जाएंगे। मेकिंग सेंस? वेरी गुड बच्चों। का अगला ऑप्टिकल फाइबर की कहानी समझ गए। लिखनी चाहिए हमें, लिखने से क्या होता है, दिमाग में बैठता है, लिखने बोलने से दिमाग में बैठता है, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से ऑब्जर्व करता है चीजें। डायमंड, ये कोई थियरी नहीं चल रही, सवाल है सब, ये तो सब नोट्स में भरे पड़े हैं कि डायमंड थ्योरी। डायमंड 12th का लेक्चर ऑप्टिक्स की पहली क्लास से स्टार्ट कर, या पिछली क्लास कब स्टार्ट किया हमने ये रिफ्रैक्शन? लास्ट क्लास में। इससे पहले रिफ्रैक्शन जहां से स्टार्ट किया वहां से कर लो, इससे पहले की पहले, मतलब आज से पहले कि पहले वाली क्लास से, सेकंड से शायद, थर्ड है, हाँ फर्स्ट से ही मान लेते हैं। अब उसमें तो रिफ्लेक्शन तो ठीक है, सेकंड से भी कर सकते हो, सेकंड से कर सकते हो, कल से कर सकते, कल वाली से, लास्ट वाली और आज वाली कर लो बस। डायमंड, डायमंड की क्या खास बात होती है? डायमंड की सिर्फ एक खास बात होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है। सिर्फ एक खास बात है, म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है। पक्का लिख लीजिए। जनरली जैसे मैंने अभी सवाल में बनाने के लिए, ये म्यू 19, 16, 15, 50, 500 किलो की दूध दे दिया। थियोरेटिकली तो सब पॉसिबल है, थियोरेटिकली तो म्यू 16 भी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जो होता है म्यू किसी का 2, किसी का 1.5, किसी का 1.75, किसी का 2.1, किसी का म्यू इतना ही होता है, म्यू की वैल्यू इतनी ही होती है। पर डायमंड का काफी ज्यादा 3-4 के आसपास है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3-4 रट्टा नहीं मारना कितना है ना पूछ रहा है कोई, पर डायमंड का म्यू ज्यादा होता है रिलेटिवली बाकी मटेरियल के मुकाबले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, काफी डेंसर मीडियम है। तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात क्या है? सिर्फ एक खास बात है, म्यू ज्यादा है किसके मुकाबले? कांच के मुकाबले। अगर आप देखें तो कांच जैसा ही चीज है, ग्लास के मुकाबले म्यू थोड़ा ज्यादा है इसका, यानी थोड़ा डेंसर है, ठीक है, म्यू और ज्यादा है। तो इतना महंगा क्यों मिलता है? म्यू ज्यादा इज द ओनली थिंग। इतना महंगा क्यों मिलता है? डायमंड 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 चमकता क्यों है डायमंड? नहीं, ये तो रट्टा मार लिया आपने, कहीं पढ़ा है कि TIR को समझ में थोड़ी आपके TIR होता क्या है, TIR चमकता कैसे है डायमंड? डायमंड में जो खास बात है, डायमंड की पर्सनल जो खास बात है वो सिर्फ ये है, म्यू ज्यादा है। उसके अलावा डायमंड की कोई बकैती नहीं है, कोई खास बात नहीं। उसके बाद खास बात है वो सूरत में बैठे हुए वो कारीगरों की, जिसने उसको तराशा है, उनकी खासियत है, उनकी औकात है। तभी डायमंड जब आप खरीदने जाते हैं तो जो पत्थर की कीमत है वो अगर 2000 रुपए है तो उसकी मेकिंग की कीमत भी 2000 होती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गोल्ड खरीदने जाते हैं तो गोल्ड की कीमत अगर आपके पास 2000 रुपए है तो मेकिंग 200, 400, 500, 600, 700 इतने लूट, जितना जो बड़ी दुकान बड़ा लूटेगी। मेकिंग मतलब एक वो कीमत हुई, माल जो मिला है वो, एक हुआ उसने उसको फिनिश किया, उसकी मेहनताना। इसलिए डायमंड की रीसेल भी कम होती थी। अब उन लोगों ने थोड़ा गेम लगाया, उन्होंने रीसेल बना दिया, अब वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बट रीसेल भी कम होती। क्यों?
क्योंकि मटेरियल तो वापस दे दिया तुमने, तो मेहनत से थोड़ी वाले आदमी से कहेंगे भैया तुमने जो मेहनत की थी वो भी वापस लाओ, ये लो। समझ में आ रहा मेरी बात? उसको तो पैसे दे दिए, उसने खा पी खत्म कर दिए। अरे समझ में आ रहा है? तो तराशने वाले की बड़ी मेहनत होती है। तो पहला रूल है, पहली बात है, स्फेरिकल डायमंड बिना तराशा हुआ, गोला गोला है बस। स्फेरिकल डायमंड नेवर शाइन, कभी शाइन नहीं करता, नेवर शाइन। बताता हूं क्यों शाइन करती हैं चीजें, बताता हूं। कहते हैं लोग TIR हो जाता है, TIR हो जाता है तो लाइट ट्रैप हो जाता है, लाइट ट्रैप हो जाता है, एक बच्चे ने बोला, अंकु ने बोला लाइट ट्रैप हो जाता है। अब आप सोचो एक बात, थोड़ा सा सोचते नहीं हम, लाइट मान लो उसके अंदर ट्रैप हो जाता, मान लो ये मेरे पास ये पेन, ये मेरे पास ये किताब है, ये किताब है मेरे पास। इस किताब को अगर मैं बात करूं, ये आपको कैसे दिखी? लाइट यहां से टकराई, आपकी आंखों में गई, आपको किताब दिखाई दी, यही होता है ना बे? अगर ये ट्रैप कर देता तो क्या होता? तो आपको ये क्या दिखता? ब्लैक नहीं दिखता, मतलब ब्लैक दिखता। तो अगर डायमंड लाइट ट्रैप कर लेता तो साला काला दिखता। उसके भाई करते हैं वो कोयला, डायमंड के फैमिली के भाई हैं कोयला, वो काम वो करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं। ब्लैक डायमंड मतलब नॉर्मल कोयला, कोल, ठीक है ना? क्यों कोल ऐसा, कोल ब्लैक। डायमंड अगर ट्रैप कर लेता तो साला डायमंड तो वो खरीदता ही नहीं, काला काला होता डायमंड। ट्रैप तो नहीं करता, ट्रैप करता होता तो बेकार हो जाता है, मामला ही बेकार है। तो स्फेरिकल डायमंड कभी शाइन नहीं करती, ठीक है? क्यों नहीं शाइन करती? मान लो आपने भैया एक स्फेरिकल डायमंड यहां, भैया उसके अंदर कोई बल्ब तो नहीं लगा होता, इतना तो पता है ना आपको, डायमंड के अंदर बल्ब नहीं होता, ये तो पता है ना, बाहर की रोशनी से ही दिखेगा। अरे तो पता है ना, अंधेरे में अंधेरा कर दूं कमरे में, डायमंड पहने रहोगे वो चमकेगा नहीं, रेडियम नहीं है डायमंड। अरे पिक्चरों में भले दिखा दें अंधेरे में चमकता हुआ, पर अंधेरे में डायमंड कैसे चमकेगा? डायमंड के अंदर कोई बल्ब लगाया क्या? डायमंड में कोई सोर्स नहीं है लाइट का, लाइट लेके ही चमकेगा दूसरी चीजों से। तो स्फेरिकल डायमंड, अरे क्या खुल रहा है? स्फेरिकल डायमंड, ये मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल डायमंड है, ये डायमंड है हमारा, ठीक है? बाहर से कोई लाइट रे आएगी, मान लो कहीं से भी कोई लाइट रे गिरी, यहां पर कोई भी लाइट रे, ऐसे मान लो ये लाइट रे इसके ऊपर आई, ये लाइट रे आई, अरे दिख रहा है क्या? यहां पर लाइट रे आई, आपने यहां पर लाइट रे आई, आपने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, बाहर तो 1 है, बाहर तो 1 है। अरे देखो ये लाइट रे आई, डायमंड है, ये डायमंड हो या पाइमंड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम कुछ भी हो, डायमंड हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, स्फेरिकल चीज, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी। ये एंगल θ1 है, यहां पे लाइट रे 1 से ये डेंसर है तो झुकेगी, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, दिख रहा है क्या गरीबों? तो ये लाइट रे यूं पहुंचेगी, लेट से ये एंगल अल्फा है, लेट से ये एंगल अल्फा है, यहां पर पहुंची, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, हमें पता है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, रेडियस है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो यहां से ये थीटा पे निकल जाएगी। अब थीटा पे आई, अल्फा पे गई है तो अल्फा पे आएगी, थीटा पे जाएगी, स्नेल्स लॉ। तो यानी लाइट रे आती है चली जाती है, हर लाइट रे ऐसे आई ऐसे गई, कोई भी लाइट रे घुसे अंदर निकलती, सभी कर रहे हैं इसमें, डायमंड कोई इसका म्यू कुछ कितना भी हो सब फोटो यही बनेगी। अरे दिख रहा है? इसका मतलब डायमंड हो या ग्लास हो किसी काम का नहीं है, सब ऐसे ही रहेंगे, लाइट रे आएगी सब निकल जाएगी। अच्छा पहले क्लियर ये करें कि चमकता क्यों था डायमंड, पहले इस पे आते हैं। डायमंड चमकता क्यों था? डायमंड चमकता यूं था क्योंकि उसको बनाने वाला कारीगर बहुत खतरनाक था, उसने उसका शेप ऐसा 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 कुछ काटा, उस काटने से हुआ क्या, लाइट रे हर जगह से एंटर करी, हर जगह से एंटर करी, अरे दिख रहा है, हर जगह से एंटर करी, पर बाकी जगहों पर हर सरफेस से पड़ी, हर सरफेस पड़ी, वहां से TIR हुआ इसका, लेकिन किसी एक सरफेस से बाहर आ गई। अरे समझ में आया? तो हुआ क्या कि सब घूम फिर के ठक 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 यहां से, मतलब ये सरफेस से बाहर, इस सरफेस बाहर से
ऐसी कटिंग की है कि एंगल ऐसा सेट हो रहा है कि इस सरफेस से बाहर आ रही है मान लो, और मान लो इस सरफेस से बाहर आ रही है। अंदर तो हर जगह से घुसी, अबे गरीबो, अंदर हर जगह से घुसी 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 10 करोड़ हजारों लाइटें इधर उधर घुसी, निकली कहां से? निकली कहां से? यहां से, यहां से, या यहां से, यहां से, और कहीं से निकलना अलाउड ही नहीं है, सब जगह TIR हो जा रहा है कटिंग के हिसाब से, एंगल ऐसे सेट कर दिए। तो तुम सोचो कि इस कमरे में हर जगह से पानी घुस रहा हो, पक्का, और यहां पर मैं एक छेद कर दूं, वो सिर्फ छेद से निकल रहा हो, हर जगह से घुस रहा है, छेद से निकल रहा है, तो इस छेद से कैसा निकलेगा? बहुत तेज, क्योंकि आप 50 जगह से रहा है, निकल कम जगह से रहा है, तो रोशनी इतनी इंटेंसिटी, हर जगह से लाइट इकट्ठा करके एक ही जगह से निकाल दी। अरे देखो यार, तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट दिखेगी, तो हमें लगेगा यहां से बहुत तेज लाइट निकल रही है यार, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा। क्योंकि स्फेरिकल में क्या था, जो घुसी एक जगह से घुसी, एक ही जगह से निकली, ये वाली यहां से घुसेगी, यहां से निकलेगी, ये वाली यहां से घुसेगी, यहां से निकलेगी, हर जिस तरह से घुसी उसी तरह निकली, तो नॉर्मल बॉडी लग रही है कि हर जगह बराबर बराबर निकल रही है। अरे सामने आ रहा है, तो चमका नहीं। लेकिन स्फेरिकल डायमंड इसलिए बेकार है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कहा गया, इसमें क्या हुआ, घुसी कहां कहां से, मान लो 5 करोड़ लाइनें आई, लाइट रे आई, और यहां से ही निकली 5 करोड़ लाइट रे, तो कम जगह से ज्यादा लाइट निकलेगी, तो चमकदार दिखेगा ना वो, तो हमें दिखता है चमकदार दिखता है। कभी ये सर इसलिए घुमा घुमा के कभी इधर चमकता है, कभी उधर चमकता है, वो एंगल जैसे बदलते हैं, तो कभी इस सरफेस से सारी लाइट रे बाहर निकलती, कभी उस सरफेस से सारी लाइट रे बाहर निकलती, कभी इस सरफेस से सारी लाइट रे बाहर निकलती, कभी उस सरफेस से सारी लाइट रे बाहर निकलती है, तो हमें लगता है बड़ा चमक रहा है। घुसती कहां से है? ये घुसने में कोई दिक्कत ही नहीं, रेयर से डेंसर में तो दिक्कत ही नहीं, निकलने में वो कटिंग का खेल है। तो अगर जब तक कटिंग नहीं की है, आपने डायमंड खरीद के ले आए मार्केट में, आपने खान से निकाला गोला सा बिना कटिंग का, तो वो नॉर्मल ग्लास जैसा दिखेगा, कुछ भी खास बात नहीं है, लाइट रे घुसेगी निकलेगी, लाइट रे घुसेगी निकलेगी। तो अच्छे कारीगर ग्लास में भी ऐसी कटिंग कर देते हैं कि वो भी ऐसे, म्यू तो उसका भी ज्यादा डेंसर तो है, इसमें थोड़ी आसान पड़ जाता है क्योंकि म्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा TIR करवाना मेजॉरिटी टाइम आसान पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छे कारीगर, किसी के पिताजी नहीं बता पाएंगे कि वो ग्लास है या डायमंड है, नॉर्मल इंसान। बाकी लोग तो उसकी हार्डनेस वार्डनेस टेस्ट करके तो अलग बात है मशीन से, या फिर जौहरी हो वही जानता होगा, वो ज्यादा जमादार, पर नॉर्मल हम जैसे आप जैसे इंसान, एक अच्छा कारीगर ने अगर सिर्फ और सिर्फ ग्लास को काट कर चमक दिया, तो आप पहनोगे तो वो चमकेगा, और वो आपको ग्लास की तरह ही दिखाई देगा, मतलब नॉर्मल चमकता हुआ दिखाई देगा, डायमंड की तरह। स्फेरिकल डायमंड क्यों, इस पे बहुत सवाल आते हैं। इस फोटो पे, फोटो बनाइए पहले, इस फोटो को बनाइए, ये जो लाइट रे है इस पे फोटो बनाइए। अच्छा एक बात सुन लो पहले, एक और बात, फिर फोटो बनाना। इसमें यहां पहुंची लाइट रे, बाहर निकल गई, कई बार बोलेगा मुझे पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को देखना है, क्योंकि यहां पर कुछ पार्ट गया है तो कुछ पार्ट लौटा भी तो होगा, ये तो हमें लौटा हमेशा है। अगर उसने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूं उसको देखने में, तो वो क्या होगा, ये अल्फा पे गया तो वो भी अल्फा पे आएगा, फिर यहां पर अल्फा, अगर अब यहां से बाहर निकला, अगर यहां से बाहर निकला तो फिर से थीटा, यानी रिफ्लेक्शन के बाद निकले सीधे निकले, हर बार एंगल जो होगा वो थीटा से ही बाहर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, थीटा पे घुसेगा तो थीटा पे ही बाहर आएगा, नॉर्मल से। नॉर्मल बदल जाएंगे, स्फीयर के नॉर्मल कहां से पास करते हैं, सेंटर से। बनाइए डायग्राम। स्फेरिकल डायमंड में TIR क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंगल ऐसे सेट ही नहीं हो पा रहे हैं। अरे अल्फा अल्फा अपने आप सेट हो रहा है, तो मैं क्या करूं यार स्वामीदीप, यस अल्फा सेट ही नहीं हो पा रहा, TIR कैसे हो, ये अल्फा पे घुसता है तो अल्फा पे ही जाता है, उधर दूसरी सरफेस पे। इस पे सवाल आ सकते हैं स्फेरिकल डायमंड पे, डायमंड मतलब कोई भी मटेरियल पे, पानी की ड्रॉप भी हो सकती है। ठीक है, पक्का। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी, ये सिर्फ जानकारी के लिए, सिर्फ हीरो बनने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ FTIR, कॉन्सेप्ट ऑफ FTIR, फ्रस्ट्रेटेड TIR, फ्रस्ट्रेटेड मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया,
फ्रस्ट्रेट मतलब लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, समझते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं, फ्रस्ट्रेटेड TIR। ये कॉन्सेप्ट कौन इस्तेमाल करता है? ये इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। किस जगह इस्तेमाल करते हैं ये करते हैं ऑटो वाइपर में। कई बार आपने, मेरी गाड़ी है जैसे, उस गाड़ी में जैसे बारिश की बूंद पड़ती है, वाइपर चक 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 चक, मुझे नहीं कि वाइपर ऑन करूं, वाइपर ऑन करूं, बारिश की बूंद पड़ी, वाइपर चलने लगता है। कैसे पता चला भैया वाइपर को चलना है? बारिश को पहचान, आदमी थोड़ी अरे बारिश हो रही देख लिया उनने, उसको कैसे पता चलता है? देखिए ध्यान से देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, नॉट यूजफुल मैथमेटिकली, और ज्ञान के लिए तो इंटरेस्टिंग, और कभी इस पे सवाल आ भी सकता है थ्योरेटिकली। ठीक है, जैसे मान लो ये अभी हम ऑप्टिकल फाइबर जैसी कहानी की बात कर रहे थे, म्यू बराबर 2 था, याद है आपको? यहां पर लाइट रे आ रही थी, याद है आपको? यहां से यहां ऐसे घूमते 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 यहां से निकल रही थी। तो ये मान लो हमारे कार की विंड स्क्रीन है, यही ये कार की विंड स्क्रीन है, ये एंट्री लेवल है, ये इधर से इधर तक विंड स्क्रीन समझते हैं। कार के आगे जो बाइक में हवा क्यों लगती है हमें सामने से? क्योंकि सामने से हवा आती लगती है। कार में क्यों लगती है? कांच होता है, तो उसी कांच का नाम है विंड स्क्रीन ऑब्वियसली। तो कार की जो विंड स्क्रीन है, ऐसी है विंड स्क्रीन, ये कार की विंड स्क्रीन है। यहां पर ये मोटा सा कांच है, दिख रहा है आपको? इसको इस फाइबर की तरह समझिए। यहां पर या इस जगह पर यहां पर एक सिग्नल वो लगाते हैं, यहां पर एक लगाते हैं छोटा सा, इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर। कोई एक चीज लगाते हैं जो EM वेव भेजता है, लाइट भेजता है, EM वेव गई बाहर में, लाइट भेजता है। लाइट क्या करती है? यहां से भेज जाती है, इस सरफेस पे पड़ती है, अंदर वाली पे TIR ऐसे ऐसे होते हुए यहां से निकलती है। यहां रिसीवर लगा होता है, यहां पर विंड स्क्रीन के इधर और इधर। ये विंड स्क्रीन है, ये विंड स्क्रीन है, मैं कार चला रहा हूं, ये मेरे सामने विंड स्क्रीन है। यहां से लाइट निकली, ऐसे टू करते हुए यहां पहुंची, यहां से निकलकर यहां पहुंची, यहां ट्रांसड्यूसर है, यहां रिसीवर है, गाड़ी ऑन है, ये हो रहा है, लाइट रिसीवर क्या पहुंच रही, लाइट मस्त चल रही है, मस्त चल रही है, लाइट मस्त चल रही है। रिसीवर कह रहा बढ़िया लाइट आ रही है। अचानक से क्या हुआ? अचानक से इस पर हो गई बारिश की बूंद। जैसे बारिश की बूंद गिरी, ये वाली लाइट रे की इधर का मीडियम हो गया डेंसर। क्यों? क्योंकि पानी आ गया, पहले हवा थी, एक था। तो यहां पे जो लाइट रे पहुंची वो TIR करनी थी, ये लो भाई बाहर निकलेंगे हम तो। अरे समझ में, बाहर क्यों निकल के नहीं समझ में आया मुझे? क्योंकि अचानक से जब बूंद गिरी, यही अबे ये स्क्रीन पे यहां पे बूंद गिर रही है, दिख रहा है कि आपको? बूंद गिरी तो क्या हुआ? डेंसर हो गया। तो लाइट रे क्या हुई? यहां से बाहर निकल गई। ये यहां खड़े हैं, आओ, इन्हें आई नहीं, कोई लाइट नहीं आई, वाइपर चल जाओ। दिस इज हाउ वाइप लाइट नहीं, अरे पता कैसे चला कि वाइपर चलाना है? उसको पता चल गया ना, लाइट नहीं आई तो वाइपर चल जाओ। तो हमने क्या कहा, जब TIR फ्रस्ट्रेट होता है, यार लाइट नहीं आ रही, फ्रस्ट्रेट हुआ तो वाइपर चलाता है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इंजीनियरिंग टर्म, दे कॉल इट FTIR, इट्स कॉल्ड FTIR, फ्रस्ट्रेटेड TIR। TIR फ्रस्ट्रेट हो गया, वो दिमाग खराब होकर चलो लाइट नहीं आ रही मेरे घर में, वाइपर चलो, हटाओ उसको, सबको चला, चक 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 चलना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? That's it for today. Bye bye. सभी को enjoy your life. If you find it enjoyable, otherwise make it, because the most important thing in life is to learn. Bye bye.